नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फरवरी 2020, जो कि MPMSU जबलपुर के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था 2020 फरवरी में। उसका क्वेश्चन है, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, कितने नंबर का होता है, उस पर मार्किंग कितना होता है, क्वेश्चन आसान होता है या हार्ड होता है, और कितना तैयारी करना पड़ेगा ताकि हमें 80% लाने में जो है कि मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं, सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम का डेट जो है ऑलरेडी टेंटेटिव है, 30 नवंबर को आप लोग का एग्ज़ाम है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक पूरा सीरीज़ लिया है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले साल यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया था, वो सारा क्वेश्चन हमने कवर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी उस सारे क्वेश्चन को, सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक ब्रीफ आंसर देने का प्रयास करेंगे हम, और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप अपने घर पे भी ही अपने नोटबुक में इसका प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बेहतर रिजल्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये वो क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए लिया है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर है, फरवरी 2020 का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का है। आपको लिखने का समय 3 घंटे का मिलता है, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 नंबर का है। ठीक है, और आप इसमें अपने कंफर्ट के अनुसार हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन को सीरियली लिखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। तो न्यूट्रिशन क्या है? यह ईटेबल होता है, एक सब्सटेंस है जो कि हमें हेल्दी रखने में मदद करता है। यह बैलेंस डाइट होता है, हेल्दी डाइट होता है। ठीक है, फूड और ड्रिंक क्या करता है, हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन का डिफिनेशन आपको लिखना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। एक्चुअली न्यूट्रिशन क्या है? आपके द्वारा खाए हुए भोजन है जो आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको न्यूट्रिएंट्स रखने के लिए, आपको बिना डिफिशियंसी का आपको एक एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिए, बी नंबर में क्या है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। वह कौन से कारक हैं जो कि फूड और न्यूट्रिशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वह कौन सा कारक हो सकता है जो आपके भोजन को और आपके न्यूट्रिशन को, आपके सेहत को और आपके भोजन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, वेसल मेटाबॉलिक। वेसल मेटाबॉलिक क्या होता है कि आपका जो शरीर है वो भोजन को किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उसको किस प्रकार से डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर जो आपके द्वारा खाए हुए भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो ये आपको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, दूसरा है वेट। अगर आपका वेट एक्सेस है या आपका वेट कम है तो यह भी जो है फूड और न्यूट्रिशन को प्रभावित करेगा। आपका एज है, ठीक है, अगर जो आप ओवर एज्ड हैं तो आपका जो डाइट होगा वो कम होगा। अगर जो आप अर्ली एज में हैं तो आपका डाइट कम होगा। ठीक है, सेक्स है, मतलब आप फीमेल हैं तो डाइट ऑटोमेटिक कम होता है मेल के कंपेरिजन। ठीक है, दूसरा है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट। क्लाइमेट इन्वायरमेंट क्या है, लोग गर्मी के दिनों में जो समर सीजन होता है उसमें क्या होता है, कम भोजन करते हैं कंपेरिजन विंटर सीजन। ठीक है, इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं उनका जो डाइट होता है वो कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनकम के हिसाब से, ये आर्थिक जो पोजीशन है उनके हिसाब से, अगर जो आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप अच्छे भोजन और अच्छे न्यूट्रिशन ले सकते हैं, और जो इनका इनकम कम है वो जो है कि थोड़ा नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये सब कारक हैं जो कि आपके भोजन को और आपके न्यूट्रिशंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? तो बैलेंस डाइट क्या है? एक ऐसा भोजन है जो कि आपके जो हेल्थ के लिए इसेंशियल प्रोटीन्स हैं या न्यूट्रिशन है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्रोवाइड आपके शरीर को जो भी विटामिन्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, वो आपको आपके डाइट में मौजूद होता है। आप उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, देखिए व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फूड कंपोनेंट्स प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर फॉर ए नॉर्मल एडल्ट। तो इसमें परसेंटेज ऑफ फूड कंपोनेंट कह रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो एडल्ट है, नॉर्मल एडल्ट है, उसके बॉडी में एटलीस्ट 60 to 70% क्या होता है, वाटर होता है। रेस्ट ऑफ जो 30% है उसमें फूड के सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, जिसमें से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। जैसे प्रोटीन का बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, फैट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, फंक्शन, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का आपको प्रकार बताना है, उसका फंक्शन मतलब उसका कार्य क्या है वो बताना है, और प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, आपको मेनली जो 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है उसका, जैसे फेब्रस होता है, ग्लोबुलार होता है और डेराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हिस्टोन्स होते हैं, प्रोटामिन्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, आगे फंक्शन क्या क्या है प्रोटीन का, आपके शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है, तो इसका मेन जो काम होता है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है आपके बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन्स को। अगर आपका टिश्यू डैमेज हो गया है, आपका ऑर्गन्स डैमेज हो गया है, तो उसको हील करने का, उसको रिपेयर करने का जो काम करता है वो करता है प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद यह जो है हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करता है। आपका इम्यून फंक्शन जो है, जिसे आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको रेगुलेट करने में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपको प्रोटीन जो है एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, आगे सोर्स क्या है इसका, सोर्स की बात करें, सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, तो सोर्स क्या है, मीट होगा, जो रेड मीट होता है, या पोल्ट्री जिसे आप चिकन कहते हैं उसमें, फिश में होता है, अंडे में होता है, डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, चाहे दूध, दही, पनीर, घी से सब में प्रोटीन पाए जाते हैं। नट्स होते हैं, नट्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें होते हैं, सीड्स वगैरह होता है, जैसे सोयाबीन का जो सीड्स होता है उसमें भी होता है। ठीक है, और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है उसे एमिनो एसिड कहा जाता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका प्रोटीन का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4, जो कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए है। कोई 3 का शॉर्ट नोट लिखना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला है माल न्यूट्रिशन, जिसे आप कुपोषण कहते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या है, आपको उसका डिफिनेशन लिख देना है। ठीक है, इसका कारण भी लिख देना है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ये डिफिशियंसी होता है न्यूट्रिएंट्स का, एनर्जी का, विटामिन का, मिनरल्स का, प्रोटीन का, कार्बो, जितने भी हेल्दी रहने के लिए आदमी की आवश्यकता होती है उस सब का डिफिशियंसी होता है या फिर लैक ऑफ हो जाता है, तो वो जो कहलाता है वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए जो है कि सरकार ने ICDS के द्वारा मिड डे मील प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, और राष्ट्रीय बाल पोषण कार्यक्रम चलाया है। कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं जो माल न्यूट्रिशन को भगाने में, दूर करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब B नंबर देखते हैं क्या है, फूड एडल्ट्रेशन। ये क्या होता है, मिलावट होता है ये। ठीक है, भोज्य पदार्थ में मिलावट करता है। मिलावट क्या है कि आप जो खाने योग्य वस्तु है उसमें कुछ ऐसे वस्तु को मिला दिया जाता है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ों को मिलाया जाता है जिससे आपको पता नहीं लग पाता है कि इसमें मिलावट क्या हुआ है, लेकिन जो सच्चाई होती है वो उसमें मिलावट
होता है। इसके लिए सरकार ने बहुत से ऐसे ठोस कदम उठाए हैं ताकि एडल्ट्रेशन को जो है कि काफ़ी हद तक कम किया जाए। ये लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल फूड होता है उसमें से वैल्यूएबल जो इंटीग्रेंट्स होते हैं उसको निकाल के उसके जगह पे कुछ अलग पदार्थ को उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आप जो घी बनाने वाला मक्खन का प्रयोग करते हैं तो मक्खन को क्या करते हैं वो लोग निकाल लिया जाता है, उसके जगह पे कोई दूसरा मटेरियल को उसमें मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, सी नंबर देखिए क्या है, मीनू प्लानिंग है। आपने होटल जब गए होंगे, रेस्टोरेंट गए होंगे तो आपने देखा वहाँ पे एक मीनू कार्ड दिया जाता है। यहाँ पे है मीनू प्लानिंग। क्या होता है, यह एक प्रोसेस होता है जो कि डिसाइड करता है कि आज आपके दिन भर का जो रूटीन है उसमें आप क्या क्या खाएंगे। मेन डिश में क्या खाइएगा, साइड डिश में क्या खाइएगा, ब्रेकफास्ट में क्या खाइएगा, डिज़र्ट में क्या लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आपका मेनू प्लान किया जाता है। और यही प्लानिंग जो होता है, अगर जो हॉस्पिटल की बात करें तो कुछ ऐसे पेशेंट को दिया जाता है, मेनू प्लानिंग के हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है। जैसे कि आप डायबिटीज़ का पेशेंट ले लो, ठीक है, या फिर जिसका किडनी फेल्यूर का पेशेंट ले लो, तो उनके लिए एक मेनू प्लान किया जाता है, उसके आधार पे जो है उन्हें भोजन दिया जाता है। ठीक है, चौथा है डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन्स। विटामिन के द्वारा कमी के कारण जो कौन सा डिजीज होता है उनके बारे में बताना है। ठीक है, विटामिन से कमी के कारण जो बहुत से ऐसे डिजीज होते हैं जो कि आदमी को पेशेंट को ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप बात करें एनीमिया का, तो एनीमिया जो है विटामिन 12 के कारण होता है ना। ज़ीरोथैल्मिया होता है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी होता है जो कि विटामिन B2 की कमी से होता है। मरासमस है, क्वासियोकर है। ठीक है, कई प्रकार के ऐसे डिजीज़ हैं जो कि विटामिन डिफिशियंसी के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसमें जो है कि हो गया है आपका सेक्शन बी में है, तो सेक्शन बी हम आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आप देखिए, राइट डिफरेंसेस बिटवीन। ठीक है, अंतर लिखना है दोनों का, जिसमें पहला क्या है, प्रोकायरोट है और यूकारियोट है। ठीक है, ये दोनों सेल हैं, दोनों में अंतर लिखना है। तो प्रोकायरोट सेल क्या होता है, ये जो सेल होते हैं यह ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है और उसमें अदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह इसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, ना ही इसमें मिटोकॉन्ड्रिया का जो होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे कि इकोलाई ले लीजिए, जो इकोलाई आप जानते होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, नोस्टेक हो गया। ठीक है, उसके बाद साइनोस्चिमिया हो गया। ठीक है, ये सब जो है प्रोकारियोट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पे यूकारियोट सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, यह सेल जो है ह्यूमन मसल्स में पाया जाता है, एनिमल मसल्स में पाया जाता है। ये सारे जो भी ह्यूमन प्लांट हैं, चाहे ह्यूमन हैं या और जो भी जीव जंतु हैं, उसमें सब में जो है कि यूकारियोट सेल पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इसमें मिटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और इसका क्या उदाहरण है, जिसमें मसल सेल में पाया जाता है, स्टीम सेल में पाया जाता है, बोन सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, न्यूक्लियस नहीं था, इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दूसरा क्या है, आगे क्या है, ग्लूकोनेजेसिस है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। तो पहला क्या है, ग्लूकोनेजेसिस में क्या होता है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि लैक्टेट हो गया, एमिनो एसिड हो गया और ग्लिसरॉल हो गया, इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, क्या करता है, ग्लूकोज में ब्रेक करता है किसको, लैक्टेट को, एमिनो एसिड को, ग्लिसरॉल को। ठीक है, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, ये ग्लाइकोजेंस को ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज 1 में। ठीक है, जिसमें फास्फेट और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है इनलिस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं
उसको आपको इनलिस्ट करना है। तो सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आपका जिंक हो गया, ये सब जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारियां होती है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बी नंबर में क्या है, राइट रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या महत्व है, क्या रोल है, उसको लिखना है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की बॉडी का फंक्शन, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, मेंटेन करता है टिश्यू के फंक्शन को, एनर्जी प्रोडक्शन को मेंटेन करता है, इम्यून फंक्शन को जो है कि वो मेंटेन करके रखता है, ब्लड क्लॉटिंग को जो है कि मेंटेन करके रखता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट शॉर्ट नोट है, कोई 2 पे लिखना है। सबसे पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन से, ये क्या करता है, यह जो है एंटीबॉडी होता है जो कि वाई शेप में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है या एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। आपके बॉडी में अगर कोई एंटीजन या पैथोजेंस अगर जो इंटर करता है तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखिए क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। मैकेनिज़्म लिखना है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का। जैसे ही आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन या पैथोजन इंटर करता है तो वो क्या करता है, इसको जो इम्यून सिस्टम होता है इसको एडेप्टेड होता है ये, ठीक है, इसको एडोप्ट करता है कौन, बॉडी के हिसाब से आपका बॉडी जो है इसको एडोप्ट करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स करता है किसके अगेंस्ट में, जो एंटीजेंस और पैथोजेंस आपके बॉडी में इंटर हुआ है, ठीक है। तभी एंटीबॉडीज़ आपका क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। और तीसरा देखिए एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, यह आपके शरीर में जो आपका ह्यूमन बॉडी का जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो बैलेंस करके रखा जाता है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन हैं, नॉर्मल पेशेंट हैं, तो उसका जो एसिड बेस बैलेंस होगा वो कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक होता है। एवरेज की बात करें तो 7.40 ये आपका बैलेंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हमने न्यूट्रिएंट्स और बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।